नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि विद्युत जनित्र क्या हैं और ये कैसे कार्य करता है और इसका सिद्धांत क्या है और ये कैसे बनता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी ऐसा वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक मिलती जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एकदम आपको लैब यानी प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि विद्युत जनित्र कैसे कार्य करता है और कैसे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने लैब में। तो ये है आपके सामने एक, यहाँ पे बैटरी है और इस बैटरी के चारों तरफ से एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। और कनेक्ट करने के बाद इस वायर के बीच में एक चुंबकीय सुई रखे हैं, ठीक है ना। आपको ये दिखाई दे रहा है चुंबकीय सुई है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस वायर के में इस बैटरी की सहायता से हम करंट इंड्यूस करते हैं यानी देते हैं। जैसे करंट दिए, चुंबकीय सुई थोड़ा सा इधर उधर विक्षेपित होने लगी। तो देखिए, जैसे ये करंट जा रहा है ना, चुंबकीय सुई अपने अक्ष से थोड़ा सा हिल रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि चुंबकीय यानी किसी वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एक मैग्नेट फील्ड उत्पन्न हो जा रही है। तो इस मैग्नेट फील्ड से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या हम करंट से मैग्नेट बना रहे हैं, क्या मैग्नेट से करंट बनाया जा सकता है। तो इस बात पर माइकल फैराडे ने चर्चा किया। तो देखते हैं, यहाँ पे एक हम रख रहे हैं मैग्नेट और इसके बगल में एक रख दिए हम परिनालिका। देखिए, परिनालिका के बगल में एक चुंबक रखे हैं और इस परिनालिका के ऊपर तार को लपेट दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये धारा को अभी 0 बता रही है क्योंकि इसको हम कोई अभी रोटेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस चुंबक को इस परिनालिका के अंदर अगर हम इसको पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं तो क्या ये गैल्वेनोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके हम पास को लाते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा मैग्नेट और इसके बगल में जो कॉइल रखे हैं, ठीक है ना, और गैल्वेनोमीटर, तीनों को हम गौर से देखते हैं। तो हम ले चलते हैं, अभी ये गैल्वेनोमीटर में 0 बता रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको परिनालिका के पास में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अंदर बाहर जब हम करेंगे तो देखते हैं कि क्या घटना घटती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की। देखो, जैसे ही अंदर गई ये, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग बताने लगा और यहाँ पे कभी माइनस यानी 0 से कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसको बिना किसी बाह्य स्रोत से जुड़े बैटरी, न कहीं बाहरी कोई सप्लाई है न करंट है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक कॉइल के पास अगर कोई मैग्नेट को हम उसके पास ले जाकर उसके अंदर यानी परिनालिका के अंदर अगर हम अंदर बाहर करते हैं या उसको रोटेट कराते हैं तो उस मैग्नेट से करंट की उत्पत्ति होती है। यहीं से हमारी कहानी अग्रसर होती है और इसको हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन पैदा हो रही है और कैसा बन रहा है, और इस सर्किट में यानी इस परिपथ में क्या तार प्रवेश कर रहा है, इस तार के माध्यम से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा। और ये घटना जो घटेगी, इस घटना को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यही घटना हो जाएगी जिसका खोज माइकल फैराडे ने और जोहान्स हेनरी ने 1831 ईस्वी में किए थे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, और एकदम समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा अग्रसर रहते हैं। इसके बाद अगर क्या करते हैं कि इसके बगल में अगर हम मैग्नेट को रोक देते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो 0 बताना शुरू करती हैं, ठीक है ना। देखिए, इस पर कोई कुछ बता नहीं रही है। जैसे ही अंदर बाहर करेंगे तैसे करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना।
तो अब हम चलते हैं इसके आगे, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कुछ सिद्धांत निकलते हैं, और इस सिद्धांत पे क्या होता है कि जब किसी स्थिर कुंडली के अंदर चुंबक को तेज़ी से घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। यानी और अर्थात या ये भी हम कह सकते हैं, जब स्थिर चुंबक के ध्रुवों के बीच किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित होने लगती हैं। चाहे हम कुंडली को स्थिर रखें या चुंबक को स्थिर रखें, दोनों में से किसी एक को अगर रोटेट कराते हैं तो ऐसा होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होता है। तो हमको सबको ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इससे क्या होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और इस पर कंफर्म समझते हैं कि जो विद्युत जनित्र हैं वो कैसे कार्य करता है, डायनेमो कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, सब इसके बारे में एक एक को समझेंगे। तो इसमें जो प्रभाव डालती है वो क्या क्या प्रभाव डाल रही है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होती हैं। यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल अगर हम कर रहे हैं तो विद्युत धारा उतना ही प्रबल उत्पन्न होगी। इससे ये पहला निष्कर्ष निकलता है। और इसके बाद दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि जो चुंबक की चक्कर लगाने की गति है, यानी रोटेट करने की गति है, कि चुंबक कितना तेज़ी से अंदर बाहर कर रहे हैं, इस पर भी उसके विद्युत धारा पर प्रभाव पड़ता है। और एक और है तीसरा कंडीशन कि कुंडली की चक्कर लगाने की गति, यानी कुंडली अगर चक्कर जिस रेशियो से लगाएगी उसी रेशियो से विद्युत धारा प्रोड्यूस होगा। तो ये है 3, और सबको कंफर्म हो रहा होगा कि प्रेरित धारा जो है कुंडली में फेरो, यानी जो हम ये बनाए हैं कुंडली के ऊपर तार को जो लपेटे हैं, इसके फेरे की संख्या पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है ना, ये परिनालिका की जो फेरा है इस पर भी निर्भर कर रही हैं कि कितना फेरे लपटे हैं, उसके अनुसार से उसमें विद्युत धारा प्रोड्यूस होगी। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये एकदम लैब है, इससे आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कैसे क्या है। ये 3 कंडीशन हैं जो विद्युत धारा प्रभाव इफेक्ट डाल रही है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो बिल्कुल 101% है कि आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं, हम 2 चुंबक लेते हैं जिसका एक नॉर्थ सिरा और एक साउथ सिरा। अब क्या करते हैं, हम चूँकि जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंट्री करती हैं। ठीक है ना, ये पता हम जानते हैं और पढ़े हैं। तो ये है चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ एंट्री कर रही है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक कॉइल रख देते हैं। ठीक है ना, यानी कुंडली, और इस कुंडली को रोटेट कराते हैं। ये कुंडली है जो ABCD, ठीक है ना, और इस कुंडली को हम क्या करते हैं कि इस दोनों मैग्नेट के बीच में हम रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराएंगे तब हम देखेंगे कि क्या घटना इसमें घटित होगी, और वहाँ से हम करंट को इंड्यूस करना सीखेंगे और जानेंगे कि ये करंट कैसे इंड्यूस होगी। तो देखिए यहाँ पे ABCD कॉइल है, और इस कॉइल को हम 2 मैग्नेट के बीच में, जो रेड वाला है नॉर्थ सिरा है, साउथ वाला ग्रीन के इंडिकेट किया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, चूँकि सब लोग जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सबको पता है। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम अपने दाहिने हाथ को 3 अंगुलियाँ, तर्जनी, माध्यिका और अंगूठा को इस प्रकार फैलाते हैं कि वो तीनों परस्पर लंबवत रहती है, यानी
90 डिग्री के एंगल पर खड़ी रहती हैं, ठीक है ना। और इसके सामने जो तर्जनी है वो मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। ये इंडिकेट करती हैं कि ये मैग्नेट फील्ड है, और जो अंगूठा है वो फोर्स या मोशन, यानी उसमें फोर्स लग रहा है कि मोशन और क्या है। और जो बीच वाली जो उंगली होती है उसमें विद्युत धारा को सप्लाई करने से उसमें मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जो मिडिल वाली जो उंगली है उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। तो जो तर्जनी वाली उंगली है वो मैग्नेट यानी मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट कर रही है। तो सेम इसी के आधार पे जो मैग्नेट हैं इसके बीच में जो कॉइल रखे हैं ये इसी पर एकदम बिल्कुल डिपेंड है। देखिए यहाँ पे ये जो अंगूठा है ये फोर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और जो बीच वाली जो उंगली है ना वो एकदम बता रही है कि इसमें करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। देखिए बीच वाली और जो तर्जनी है मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट कर रही हैं। तो ये कॉइल में एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। और सेम यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि इसमें जो इंडिकेट कर रहा है वो मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सेम इसका एक विपरीत, इसके उल्टा, यानी इसी जो हैंड है ना इसको नीचे की तरफ कर दिए हैं। ये ऊपर की तरफ किए थे, ये नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ भी किए हैं तो मिडिल वाली जो उंगली आ रही है वो करंट की दिशा को इंडिकेट कर रही है कि करंट इसमें फ्लो हो रही है, और जो तर्जनी है वही मैग्नेट फील्ड को ही इंडिकेट कर रही है, और जो अंगूठा है उस पर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इसमें देखने से बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे फ्लो हो रही है, और जो मैग्नेट फील्ड है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे एकदम 100% कंप्लीट हो गया होगा कि ये कैसे फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल जो है, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है वो कैसे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आप दिखाई दे रहा है, साथ साथ में अगर लिखना है तो लिखते भी चलिए कि ये मैं जो तर्जनी है, जो माध्यिका है, जो अंगूठा है, ये कौन कौन सी चीज़ को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली लैब के रूप में आपको कंफर्म होता होगा कि कैसे ये हो रही है, ठीक है ना। तो जो जनित्र है, जो आपको बेसिकली हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं, वो सेम इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उसको हम एकदम देखेंगे कि जो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती हैं वो दोनों प्रकार की जनित्र की सहायता से प्रोड्यूस होती है, यानी विद्युत जनित्र एसी वाला भी होता है और डीसी वाला भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कार्य कर रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा विद्युत जनित्र पर, और इसके अंदर चलते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। तो आपके सामने विद्युत जनित्र का डिफिनेशन पता है कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। यानी यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। तो चलो हम इसको चलते हैं इसके आंतरिक पार्ट को देखने के लिए कि ये कैसे है। तो देखिए इसमें वही सेम मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो मैग्नेट हैं, और दोनों मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रखा गया है, ठीक है ना। और कॉइल जो आपको इंडिकेट कर रहा है दोनों जो मैग्नेट फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में एक इसका जो पार्ट है ये जनित्र का वो है आर्मेचर, आर्मेचर यानी घुमाने वाला, ठीक है ना। तो ये A B C D
ठीक है ना। एक क्या है, आर्मेचर है। और ये जब रोटेट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो करंट रिप्रोड्यूस होगी। और जो इसका एक पार्ट है जो यहाँ पे एक है स्लिम रिंग्स, यानी स्लिप रिंग्स सर्पी वाले, ठीक है ना। इसको S1 और S2 से इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। तो एक S1 है और एक S2 है। ये यहाँ पे जो दो कार्बन की जो छड़े हैं, जो कार्बन की ब्रूस है, यहाँ पे दो ब्रूस जो इंडिकेट कर रहा है, जो S1 से S1 को और S2 को संपर्क बनाया है, ठीक है ना। ये दोनों को संपर्क बनाया है और जो आर्मेचर है इससे भी ये कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है आर्मेचर ABCD, इसका जो AB वाला सिरा है वो S1 से और जो इसका CD वाला जो पार्ट्स है उसको S2 से कनेक्ट किया गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो CD और AB जिससे ये कनेक्ट हैं S1 और S2, इसके बगल में दो कार्बन धातु की ब्रूस है जो B1 तथा B2 है। यहाँ पे दिखाया गया है B1 और B2 है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि S1 का जो S1 है सर्पी वाला है उसका कनेक्ट B1 से है और जो S2 है इसका कनेक्ट B2 से है, ठीक है ना। और इसको एक वायर के सहायता से हम एक बल्ब को जोड़ दिए हैं। तो ये बल्ब जो जोड़े हैं, ये बल्ब को जैसे ये ABCD जो आर्मेचर है ये घूमना शुरू करेगा तो S1 और S2, ठीक है ना, सर्पी वाले का मतलब होता है सर्प के आकार का, ठीक है ना। तो इसमें से करंट प्रोड्यूस होगी और ये बल्ब जलना शुरू करेगा। तो ये जो देख रहे हैं हम दो मैग्नेट, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये सबको पता है कि जो बल रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से तरफ जाती हैं। और इसका प्रिंसिपल हम देखेंगे क्या, यानी इसका सिद्धांत, तो आप लोग नोट कर लीजिए सिद्धांत डालकर कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रेरित, ठीक है ना। तो देखिए इसको दिखाया है कि विद्युत धारा प्रेरित कैसे होती है, यानी प्रेरित का मतलब कि उसको प्रेरण करने वाली। तो देखो ये घूम रही हैं और जैसे ही घूम रही हैं वैसे देखो ऊपर एक बल्ब है वो धीरे धीरे जल रहा है, ठीक है ना, यानी करंट रिप्रोड्यूस कर रहा है। दोनों कुंडली जो कुंडली है वो इसके बीच में घूम रही हैं। तो यहाँ से नॉर्थ और साउथ से जो चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं वो एक दूसरे को स्क्रेच करेगी और वहाँ से जो करंट होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, यानी ऑटोमेटिक वहाँ से करंट निकलना शुरू होगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये जो आर्मेचर है वो इस सर्पी वलय के अंदर घूम रहा है और ब्रूस जो B1 और B2 है इससे इसका कनेक्ट हम कर दें इससे। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को इस ब्रूस B1 और B2 का संपर्क एक गैल्वेनोमीटर से कर दे रहा है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही ये ABCD जो आर्मेचर घूमना शुरू करेगा और जो सर्पी वाला S1 S2 और ब्रूस का संपर्क B1 B2 से, इसका जो संपर्क है हम गैल्वेनोमीटर से किए हैं। अभी गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है सबसे हाई दिखा रहा है क्योंकि जिसमें करंट अधिक मात्रा में फ्लो हुआ है, ठीक है ना। देखिए इस पे गैल्वेनोमीटर अधिकतम दिखा रहा है क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एकदम इसको क्रॉस एकदम करके साउथ में एंट्री कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसको रोटेट करने की जो डायरेक्शन है वो देखिए इस साइड में है, ठीक है ना।
ऐसे वो रोटेट करेगा और इससे जो करंट रिप्रोड्यूस होगी वो इस समय अधिक मात्रा में करंट को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ से जो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का जो नियम है उसके अनुसार से जो ये तर्जनी उंगली बता रही हैं वो मैग्नेट फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंडिकेट कर रही हैं और जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ इंडिकेट है और उस पर फोर्स बता रही हैं कि ये रोटेट कर रहा है इस साइड से, ठीक है ना। और रोटेट करने के बाद वो मिडिल वाली जो उंगली है उसको भी इंडिकेट किया है। तो देखो यहाँ से वो फोर्स ऊपर की तरफ और करंट इधर से निकल रहा है, इसको मिडिल वाली जो उंगली है इसमें करंट को दिखा रहा है और जो सामने की उंगली है यानी तर्जनी है वो मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट कर रही है। तो जो करंट की जो डायरेक्शन है उसका भी हम पता इससे लगा सकते हैं कि करंट कैसे रिप्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो जो ब्रूस B1 है वहाँ से करंट जा रही है और V2 से होते हुए आ रही है और वहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो बता रहा है कि गैल्वेनोमीटर कितना उसका करंट रिप्रोड्यूस किया है यानी फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देखिए जैसे यहाँ पे नीचे आया वो देखो इसका जो कुंडली S2 का सिरा इससे B1 से कनेक्ट है और उस समय जो करंट है वो सबसे मिनिमम यानी सबसे लो पॉइंट में चली गई है, यानी इस पे इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जैसे फिर वो अगर इसका ये आएगा अपने सेंटर पे यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो वहाँ पे जो करंट की जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से सबको कंप्लीट हो रहा होगा कि ये कैसे आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए करंट को इंडिकेट कर रहा है, ये जा रही है और फिर सेम ऐसे ही जो दाहिने हाथ का जो रूल है फ्लेमिंग के इसके अनुसार जो 3 उंगली है वो 3 उंगली का इंडिकेट एकदम किया कर रहा है कि तर्जनी मैग्नेट फील्ड को और अंगूठा उस पर फोर्स, ठीक है ना। और जो मिडिल वाली उंगली है उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन को बता रहा है। इस सिचुएशन में जो आर्मेचर है जो रुका हुआ है उसमें कंडीशन ये है कि जो निम्न सिचुएशन में है यहाँ पे करंट जो है वो नीचे की तरफ है माइनस में चला गया है यानी लो से भी नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे सिचुएशन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ब्रूस B1 है और B2 है, फिर इसको रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराएंगे जैसे ये ऊपर आ रहा है ना करंट की जो कैपेसिटी है सबसे अधिक यानी सर जब आ रहे हैं तो देखिए कभी अधिक फिर नीचे गया, कभी कम फिर अधिक फिर कम, यानी ऐसे करके जो करंट है ना वो एक जब हाफ सर्किल में जाती है यानी आधा चक्र करते हैं तो उस समय करंट की जो रिप्रोड्यूस है और अधिक मात्रा में हो रहा है और करंट सबसे अधिक मात्रा में आ रही है, ठीक है ना। तो अब इससे कंप्लीट आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए ये करंट कभी हाई पे जा रही है, कभी लो हो जा रही है, कभी हाई हो जा रही है, कभी लो हो रही है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और क्योंकि ये करंट को अल्टरनेट करके भेजती हैं, ठीक है ना। और अल्टरनेट से यानी एक निकलती हैं तो फिर कभी मिनिमम में कभी अधिकतम में जाती रहती हैं। इसी जो ऐसा जो जनित्र है इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो हम इसका ग्राफ देखेंगे एक टाइम और एक करंट, ठीक है ना। तो टाइम और करंट से जब इसको हम ग्राफ से खींचेंगे तो इसमें
हम देखेंगे कि जो इसका ग्राफ है एक सिंह गर्त के रूप में चलेगी, यानी सर्किल, हाफ सर्किल ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर, फिर 0 पर आ गई, फिर निम्न में गई, फिर ए, यानी फिर ऊपर, फिर ऐसे, यानी सिंह गर्त के अनुसार ये इसकी रोटेट आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसी से कंफर्म हो जाता है कि जो अल्टरनेट करंट है वो जो ऊपर जाएगा उस समय सबसे अधिकतम धारा और नीचे आएगी तो सबसे न्यूनतम धारा आएगी, ठीक है ना। और यही कारण है कि जो एसी करंट है वो अधिकतर चलता है और आवर्त रूप में धारा की दिशा एवं परिमाण आवर्ती रूप से बदलती रहती है, ठीक है ना। यानी और इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती हैं। मतलब कि 50 हर्ट्ज से ऊपर तो 50 हर्ट्ज नीचे, यानी 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती हैं हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो रहा है। और ये अधिक दूरी तक इसको हम मतलब भेज सकते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसी करंट को, ऐसी प्रतिधारा जनित्र को अधिक दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और कैसे वर्क करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो निरंतर बदलती रही है और इसका करंट की जो वैल्यू है वो भी बदल रही है, कभी अधिक हो रहा है, कभी हाई पे, कभी लो, कभी हाई तो कभी लो। तो ये कंफर्म हो गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कैसे कार्य करती हैं, इसका सिद्धांत क्या है और इसमें जो क्या होती हैं, तो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। तो आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसकी कोई अगर पूछ देगा कि आवृत्ति कितनी होती है तो 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के बीच तक इसकी आवृत्ति होती है, ठीक है ना। आवृत्ति हर्ट्ज जो होती हैं वो आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। यानी आवृत्ति प्रति सेकंड में की गई दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब हम चलते हैं डीसी जनित्र पे, ठीक है ना। तो डीसी जनित्र पे चलेंगे तो डीसी जनित्र यानी इसमें भी सेम वही होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो मैग्नेट होते हैं और इसके अंदर भी एक आर्मेचर ABCD होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि उसमें जो था वो सर्पी वलय था, इसमें जो होता है वो विभक्त वलय होता है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंट ध्यान से देखिएगा कि उसमें सर्पी वलय था और इसमें विभक्त वलय है। और इसमें हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट यानी डीसी करंट दिष्ट धारा जनित्र, इसमें ब्रूस B1 और B2 है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मली हम लोग का सेल से जो डीसी करंट प्राप्त होता है वो डीसी करंट होता है और इसको ज़्यादा दूरी तक हम नहीं भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए मैग्नेट फील्ड को इंडिकेट किया है कि नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और इसमें भी दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है ना, जो करंट की डायरेक्शन है और इसकी परिणाम है वो इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। तो इसको देखने के बाद से और उन दोनों को देखने के बाद से आप इसमें दोनों में डिफरेंट बता सकते हैं कि क्या है। तो डिफरेंट इसमें सबसे मेन जो डिफरेंट है इसमें विभक्त वलय का है और उसमें सर्पी होते हैं। इसमें भी जब रोटेट कराते हैं तो इसमें ये होती हैं कि जो करंट की जो परिणाम होता है यानी धारा होती हैं वो एक दिशी होते हैं, यानी एक दिशा की तरफ होती है, यानी 0 से ऊपर ही जाएगी, 0 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे S1 और B1 का जो कनेक्ट है, जैसे जो ये विभक्त वलय हैं, जैसे विभक्त वलय का संपर्क B2 से हट कर जैसे B1 में जाएगा तो तब तक B1 वाला का संपर्क S1 में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर करंट की जो रोटेट है वो ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो जैसे ये B1 आएगा
वैसे B2 जैसे हटा हटा, देखिए ये हटा तो इसमें से हटा तो इसमें सट जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी B2 से जैसे हटेगा तो वैसे B1 में सटेगा, और ऐसे करके करेंट जो होती हैं वो एक दिशी यानी एक दिशा में निकलती रहती हैं, ठीक है ना। तो देखिए, और इसमें जो है, इसमें करंट जो है वो न्यूनतम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे B1 का संपर्क टूटा B2 में जुड़ा, ठीक है ना, यानी विभक्त वाले का संपर्क B1 से जैसे हटा B2 में हट गया, और उसका B2 से हटा तो B1 में चला गया, ठीक है ना। यानी जो आर्मेचर हैं जैसे ही घूम रहे हैं, ये लगातार ऐसे घूमता रहेगा और संपर्क बना रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट लगातार बढ़ रही है, और इसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो पाठ्यांक है वो नहीं दिखाता है कि वो करंट ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। तो दिष्ट धारा जनित्र इसी को हम कहते हैं, यानी एक दिशी होते हैं दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। तो जैसे ये घूमेगी करंट ऑटोमेटिक आती रहेगी, और फिर इसका एक निश्चित, देखिए उसका जो गैल्वेनोमीटर बता रहा है वो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट C से जाकर फिर बार बार उसी प्लेस हो जा रहा है, फिर जा रहा है, और ऐसे ही उसका जो करंट जो फ्लो होती हैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ते रहती हैं, ठीक है ना। एक का संपर्क B1 से हटा तो B2 में गया, दूसरा का संपर्क B1 से हटा तो B2 में चला गया। ऐसे ये रोटेट करता रहता है जो ये जनित्र होती हैं, और उसमें करंट फ्लो होती रहती है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये कैसे चल रही हैं, और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। गैल्वेनोमीटर पर भी इंडिकेट किया गया है कि गैल्वेनोमीटर घूम रहा है और बढ़ रहा है और चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसे लगातार जो आर्मेचर है वो घूमता रहेगा क्षेत्र चुंबक के बीच में, और जो करंट है वो एक दिशी करंट मिलती रहेगी, और ये लगातार मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ हम देखेंगे, तो ग्राफ में देखेंगे क्या कि इसमें जो ग्राफ है वो एक दिशा में ही मिलेगा, यानी एक ही दिशा में, देखिए एक ऐसे रोटेट की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी हाफ हाफ सर्किल पे वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर, यानी ऐसे स्विंग ही के ही रूप में आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। और यही देन है कि जो दिष्ट धारा है इसको लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो ग्राफ में भी देखिए धारा की दिशा में परिणाम आवर्ती रूप से नहीं बदलता है, इसमें उसमें उसका परिणाम बदल जा रहा था, लेकिन इसमें धारा की दिशा एवं परिणाम आवर्ती रूप से नहीं बदलता है, ठीक है ना। और दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, जो आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड में की गई दोलनों की संख्या। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर ही आ रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसकी आवृत्ति एक दोलन कर ही नहीं पाएगी, इसलिए इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है तो इसी प्रकार ये दूरी लंबी नहीं तय कर पाती है। तो आपको डायरेक्ट करंट धारा भी समझ में आ गया होगा, और डीसी जनित्र कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये एकदम कंफर्म हो गया होगा कि आप कैसे इसको इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बता रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जो आप AC DC पढ़े हैं उससे हम देखते हैं क्या आप सीखे। तो क्वेश्चन है पहला, विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो आपको यहाँ सामने 4 विकल्प दिया गया है, आप बताइए कि विद्युत जनित्र क्या करता है। प्रत्यावर्ती ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका ये पहला सही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा है, किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो क्लियर है कि दूसरा विकल्प होगा, पहला विकल्प होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा जनित्र में प्रमुख अंतर क्या है। तो हम बताए थे कि जो प्रमुख अंतर है उसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय तथा दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय होता है। तीसरा जो विकल्प है वही हमारा सही होनी चाहिए,
क्योंकि इनमें यही दोनों का अंतर था, बाकी सब तो था ही। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित धारा में मेन जो अंतर है वो सर्पी वाले तथा दिष्ट धारा में विभक्त वाले होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 क्वेश्चन था, इससे ये तीसरा विकल्प सही है। और अब चलेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन सी अंगुली विद्युत धारा की दिशा बताती हैं। तो यह प्रदर्शित करती हैं, तो सबको अभी बताएं भाई कि बार बार नाम ले रहे थे। मध्यमान यानी बीच वाली अंगुली को, अंगूठा होगा नहीं, तर्जनी होगी नहीं, मध्यमान ही है जो बीच वाली अंगुली को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। तो आज के इस वीडियो में आपको बता दिया गया होगा कि कितना समझ में आएगा, ठीक है ना। और आपको मेरे चैनल पे अगर पढ़ाए होंगे, समझ में आया होगा, तो आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।